हेलो एवरीवन। भारत और चीन के संबंध काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जटिल हैं, बहुआयामी हैं। मतलब कई सारे फैसाड इसमें जुड़े हुए हैं और कंट्रास्ट भी है, विरोधाभास भी है। जो मतलब कहीं पे कोऑपरेशन भी है और कहीं पे कंपटीशन है, कहीं पे हमें दुश्मनी भी है। मतलब चीन एक ऐसा देश है हमारे लिए, भारत के लिए, जो जिसको ना इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी है। और हमारी जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर्स हैं, 3488 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसको हम एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो इतनी लंबी सीमा रेखा जो हिमालय के क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो उसको की साझेदारी करने की वजह से दोनों देशों के बीच सुरक्षा भी ज़रूरी है और स्थिरता भी, और एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन है। और इस डायरेक्ट कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लंबा तनाव रहा है, हिस्टोरिकली रहा है, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं अभी भी, और अभी भी दोनों पक्षों के बीच में इसके बारे में सहमति नहीं बनी है। जैसे कि हमारे कई विवादित क्षेत्र, जैसे अक्साई चीन और अरुणाचल पर चाइना हमेशा जो है वो क्लेम करता रहता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी जो है बहुत ही पुराना है, क्योंकि दोनों देशों की सभ्यता जो है वो हजारों साल पुरानी है और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से इसी एक है। और चाइनीज़ सिविलाइजेशन के बीच में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क भी हजारों साल से रहा है। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जिसका जन्म ही भारत में हुआ था, और उसका प्रचार प्रसार जो है चाइना में इतना ज़्यादा हुआ कि चाइना में जो है आज की डेट में बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इनकी वजह से भी भारत और चीन के जो है संबंध गहरे रहे हैं ऐतिहासिक रूप से। लेकिन 1950 में चीन को मान्यता देने वाले राज्यों में सबसे पहला जो गैर साम्यवादी था, जो नॉन सोशलिस्ट कंट्री, वो भारत था। और 1954 का जो पंचशील समझौता था, जो शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत थे, इसके ऊपर जो दोनों का हस्ताक्षर है, वो भी दोनों के आपसी संबंध अच्छे रहने का प्रतीक है। ट्रेड का जो संबंध है, हमारा व्यापार संबंध है, वो बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि चीन और भारत के बीच में जो है आपस में बहुत ही व्यापारिक भागीदारी है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में अगर देखें तो हमारे बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो 100 अरब अमेरिकन डॉलर से भी ज़्यादा है। भारत चाइना से क्या लेता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स लेता है, उपभोक्ता उपकरण, ये सबसे ज़्यादा जो है हम इंपोर्ट करते हैं। हालांकि इस बीच में भारत और चीन के बीच का व्यापार जो है, ट्रेड डिफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 99 अरब अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया है। और इसका मतलब है कि हम चीन से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल जो रीजन्स है, भू राजनीतिक महत्व और जो हमारी सामरिक प्रतिद्वंदिता है, यहाँ पर जो है वो चीन और भारत के बीच में जो है प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं और दुश्मनी भी कह सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक और आर्थिक संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा अविश्वास और सामरिक प्रतिस्पर्धा है। सीमा विवाद भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। 1962 का युद्ध अगर देखें, 2020 में जो है गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई, ये इस बात का प्रमाण है कि सीमा विवाद का मुद्दा जो है चाइना के साथ हमारा कभी भी सुलझा नहीं है। दोनों देश एशिया में और वैश्विक स्तर में नेतृत्व के लिए, लीडरशिप के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और ये नेतृत्व का जो पक्ष है वो ट्रेड में भी है और सामरिक रूप से भी है। सुरक्षा के लिए हमेशा चिंता जो है हमें बनी रहती है चाइनीज़ बॉर्डर के लिए। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति जो है, हिंद महासागर में बढ़ती उपस्थिति और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ उसकी जो मजबूत संबंध है, CPEC योजना जो है, ये सब जो है भारत के लिए चिंताजनक स्थितियाँ पैदा करते हैं। और चीन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जोग्राफिकली जो है हम उससे कनेक्टेड हैं, वो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। और अगर हम सेंट्रल एशिया में देखें, साउथ ईस्ट एशिया में देखें, तो सबसे मजबूत देश है यहाँ पर। इसलिए इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी चीन का और भारत का आपस में समन्वय होना जरूरी है। कई चीज़ों के लिए भारत जो है वो चीनी इंपोर्ट पर निर्भर है। चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य, और ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है भारत के लिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी हमारी कोई बात आती है तो चीन का समर्थन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल डिसीजंस पर चीन का इम्पैक्ट है।
ब्रिक्स हो या SCO हो, ऐसे जो बहुपक्षीय मंच हैं वहाँ पर भारत भी है और चीन भी है, और वहाँ पे हमें समर्थन की ज़रूरत होती है। चीन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक निरंतर चुनौती प्रस्तुत करता है, इसलिए भारत और चीन का संबंध जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें एक बैलेंस बनाए रखना जो है बहुत ही अनिवार्य है। तो ये चांदनी चौक के लड्डू हैं, खाएं तो पछताएं, ना खाएं तो पछताएं। इसलिए भारत को इन विरोधाभासों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। और चीन के अभी जो 2025 में जो SCO का संगठन हुआ था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने अलग से भी मुलाकातें की। 2018 के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए पहली चीन यात्रा थी, और इससे पहले बीच में जो है दोनों के बीच एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो विशेष प्रतिनिधि जो है मिले थे। और इस वार्ता के द्वारा जो है चीन के विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों ने मिलकर इस वार्ता को किया था। और SCRS वार्ता जो है भारत चीन के बीच एक नई भागीदारी का भी एक संकेत देता है। जो अनसुलझी सीमा सुरक्षा चुनौतियां हैं, जो बॉर्डर लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में, उसके बीच में दोनों राष्ट्रों की असहमति हमेशा से बनी रही है और कई बार संघर्ष हुआ है। इवन 2017 में जो डोकलाम विवाद हुआ और 2020 का जो गलवान घाटी संघर्ष है, ये दोनों जो है ये हमारी असहमति को दिखाता है कि बॉर्डर्स को लेकर हमारे बीच अभी भी उलझने बहुत ज़्यादा है। चाइना से हमारा इतना ज़्यादा इंपोर्ट होता है कि हमारा ट्रेड डिफिसिट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और इसके बावजूद जो है भारत जो है वो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो ऐसा नहीं है कि हम चीन को इग्नोर नहीं कर सकते, चीन भी हमें इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है। एक और जो त्रिपक्षीय गुट बना है जिसमें चाइना जो है वो लीडर का काम कर रहा है, इसने भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, तो इस तरह की त्रिपक्षीय जो गुट बन रहे हैं उसमें जो है चाइना का इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ रहा है क्षेत्रीय राजनीति में। चीन पाकिस्तान के बीच जो आर्थिक गलियारा है CPEC, पाकिस्तान के कब्जे वाले POK से गुजरता है ये, और इस तरह से भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो चीन के साथ हमारी विवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। चीन जो है वो हमेशा से ऑफेंसिव रहा है दक्षिण अफ्रीका में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी रणनीतियों के कारण, और मालदीव और श्रीलंका में चीन की जो मौजूदगी है वो भी भारत के लिए एक डेंजर पैदा करती है। दक्षिणी चाइना सी में जो है उसकी बढ़ती पहुँच के कारण भारत के लिए असुरक्षा का कारण बन गया है। भारत का जो क्वाड है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे मंचों पर जो समान विचारधारा के देश जो है वो संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है भारत, ताकि वो चाइना के ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी को जो है वो काउंटर कर सके। अगर जल शक्ति के रूप में देखें, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, यारलुंग जांगबो बोलते हैं इसको, वहाँ पर जो बांध का निर्माण किया है चाइना ने, वो एक तरह से भारत की भू रणनीति को, जियोपॉलिटिक्स को जो है वो चैलेंज कर रहा है। भारत और चीन के बीच में जो SCRS की 24वीं दौर की वार्ता हुई, उसमें इन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ था, बॉर्डर मैनेजमेंट पर, और 2005 के जो राजनीतिक मानक और मार्गदर्शक सिद्धांत पर समझौता हुआ, पॉलिटिकल पैरामीटर्स, वो एक निष्पक्ष समाधान के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए हुआ था, और इसके मार्फत जो है वो दोनों देशों के बीच जो है वर्क मैनेजमेंट किया जाए प्रॉपरली, इसकी संभावना लगती है। लेकिन जो सैन्य और स्तरीय तंत्रों का उपयोग है उस पे जो है थोड़ा सा अभी भी डिस्कशन चल ही रहा है। जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और पॉलिटिकल और जो सामरिक जो हमारी दिशा है वो उसके साथ ये जो ट्रेड रिलेशन है बिल्कुल कंट्रास्ट लगता है। ये लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का, शिपकीला दर्रा हिमाचल का और नाथुला दर्रा सिक्किम का, ये तीनों के जरिए जो है फिर से ट्रेड करने की सहमति भी बनी है। इस SRS बैठक के थ्रू दोनों पक्षों ने अपने जो हमारे जितने भी द्विपक्षीय वार्ताएं थी और उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसको भी फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 2026 में पीपल टू पीपल एक्सचेंज पर उच्च स्तरीय तंत्र भी
शामिल किए जाने की योजना है। दोनों देशों ने ये दोहराया कि विकास हेतु वो साझेदार रहेंगे, न कि प्रतिद्वंदी। तो इस तरह से अपने सामरिक विवाद को, सीमा विवाद को अलग छोड़ के जो है ये ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने में दोनों देश लगे हुए हैं और अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को स्टैब्लिश करने के 75 ईयर्स पूरे होने की उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ड्रैगन एलिफेंट संबंध को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सामरिक स्वायत्तता की दिशा में जो है ये अभी भी अनिश्चितता है और दोनों देश चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ सुनिश्चित हो कि दोनों देशों के दृष्टिकोण से अच्छे से मैनेज हो सके। जल्दी ही डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू करने की सहमति बनी है और भारत की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के तीर्थयात्रियों के लिए, वो 2026 से उसको थोड़ा एक्सटेंड करने की सहमति बनी है। जब भी इमरजेंसी हो, आपातकाल हो, तो उसमें हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो है उसको एक दूसरे के साथ साझा करने पर भी इस बैठक में सहमति बनी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत और चाइना दोनों जो हैं चाह रहे हैं कि उनके बीच जो है सहभागिता काफ़ी बढ़े, क्योंकि व्यापारिक संबंध जो हमारा काफ़ी ज़्यादा है। और चीन जो है भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्रदान करता है। तो हमारा फार्मास्यूटिकल जो है इंडस्ट्री वो उस पर डिपेंडेंट है। भारत में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में 2023 और 2024 में उसको बढ़ावा देने के लिए चीन से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की भी सिफारिश की गई है। हाल में नीति आयोग ने ये कहा कि चीनी कंपनियों पर अतिरिक्त समीक्षा को आसान बनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो इससे जो है चीन जो है विश्व के दुर्लभ भू अयस्क का 70% उत्पादन करता है और ये बात भी गौरतलब है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इसके अलावा जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर मॉड्यूल है और उसके सेल्स पैक के लिए भी हम चाइना पर डिपेंड करते हैं। मतलब रॉ मटेरियल जो है हम चाइना से ले रहे हैं। ग्लोबली जो है एशिया की दो प्रमुख शक्तियां हैं, चीन और भारत। और अगर ओवरऑल हम एशिया की स्टेबिलिटी और पीस को देखते हैं, यहाँ पे शांति बनी रहे, तो उसके लिए भारत और चीन के बीच में एक रचनात्मक संबंध रहना जरूरी है। तो इस तरह से WTO है, IMF है और UN में, इन सब संस्थाओं में अगर हम सुधार चाहते हैं तो वहाँ भी चाइना का रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर चाइना और भारत के बीच अगर एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो और ये पीसफुल रहे, तो क्लाइमेट चेंज हो या हेल्थ हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, एनर्जी सिक्योरिटी जैसे जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसमें दोनों देश जो हैं वो काफ़ी सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे को। और इसके अलावा साउथ एशिया और इंडियन ओशियन और पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक स्थिरता सुनिश्चित करने में दोनों देश काफ़ी बड़ा योगदान दे सकता है। इसके साथ साथ अगर हम रशिया को भी मिला लें तो एक ट्रायंगल बनता है और तीनों मिलकर जो है पूरे ग्लोब को जो है वो सुरक्षित और पीसफुल बना सकते हैं। जो US के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको हटाने का जो है तरीका जो है वो भी देखा जा सकता है। जो चाइना और इंडिया के बीच की जो है आपस में सहयोग के बल पे, तो तीनों इस तरह से जो ब्रिक्स है या SCO है, इसके माध्यम से वार्ता को मजबूत करके, व्यापार और जल प्रबंधन को मजबूत करके, इसके साथ साथ जो कल्चरल एक्सचेंज की जो हिस्टोरिकली परंपरा चली आ रही है, ये सब बढ़ाकर जो है आपस में जो है वो विश्वास को फिर से रीस्टैब्लिश किया जा सकता है और आपसी सिद्धांतों को, आपसी सम्मान को, म्यूचुअल संवेदनशीलता को बढ़ावा देकर दोनों देश जो हैं उन्नति कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।